जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, यूट्यूब पर एक ऐसा मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के लिए, जो कि आपकी 9 मार्च से शुरू है। यानी कि मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट को कवर करेगा, चाहे वो साथियों सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर साथियों कुछ कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया गया है। तो अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर देख लेते हो, यानी कि पूरी क्लास को अटेंड कर लेते हो, तो साथियों परीक्षा के वाले दिन साथियों आप सभी को बहुत ही फायदा दिखेगा इस क्लास से। तो आप सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन साथियों बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल के हैं, क्योंकि जो भी एसएससी आयोग की बात करें, जो साथियों की एजेंसी परीक्षा बनाती है, उनके फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो क्वेश्चंस को तो हम लोग देखेंगे, जो संबंधित डिटेल बनती है उनको भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बारदोली सत्याग्रह कब किया गया, तो 1928 में शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह कहां पर हुआ, तो साथियों कहां पर हुआ, गुजरात में हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर साथियों बात करें इसका नेतृत्व किसने किया था, तो उस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अच्छा, ये बारदोली सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, तो मैं आपको यहां पर साथियों बता देता हूं कि लगान में वृद्धि की जा रही थी। तो लगान में वृद्धि को रोकने के लिए, लगान में वृद्धि के विरोध के लिए बारदोली सत्याग्रह को शुरू किया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया, गुजरात में शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, 1928 में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। देखिए, प्रश्न दो आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो बात करें साइमन कमीशन के गठन की, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। लेकिन तो बात करें साइमन कमीशन भारत कब आया, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर बात करें जो साइमन कमीशन था, इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो 7 लोग थे। और 7 जो लोग थे वो ब्रिटिश लोग थे। यही इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में 7 लोग थे और 7 ब्रिटिश सांसद थे। और ये क्या करना चाहते थे, ये भारत के संविधान में सुधार करना चाहते थे। मतलब भारत के संविधान में सुधार करना है, और भारत का एक भी सदस्य इसमें नहीं है। बस यही तो वजह थी साथियों, कि यही वजह थी कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। गठन 1927 में हुआ और इसका भारत कब आया, 1928 में आया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, बात करें 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। एक आपका 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। एग्जामिनर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं ये कहां पर हुए थे साथियों, तो ये कहां पर हुए थे, लंदन में इनका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, जो कि 1931 में हुआ था, इसमें साथियों किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसमें भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो साथियों बात करें 9 मार्च से आपकी एसएससी सीएचएसएल 2023 की परीक्षाएं शुरू हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कम कंटेंट दूंगा, बेस्ट कंटेंट दूंगा, जो परीक्षा में अचानक से आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग हैरान व परेशान हो जाओगे कि साथियों कंटेंट कहां से पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों की एक्सपीरियंस है। जो भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनका एक्सपीरियंस है, उन सभी के एक्सपीरियंस को उठाकर साथियों इन क्लासेस में डाल दिया है। तो इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है और मेहनत आपको करते रहना है। सिलेक्शन तो चुटकियों में हो जाएगा। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अगर आपने मुझे 3 से 4 महीने दे दिए, मैक्सिमम 4 महीने दे दिए, तो एक सिलेक्शन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। मात्र 4 महीने में एक सिलेक्शन दूंगा, क्या उसके बदले में क्या कोई 1 रुपया आपसे लूंगा? तो अगर 1 रुपया जिस दिन साथियों मांग लिया, उस दिन नाम बदल देना, चैनल साथ
साथियों खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो कभी भी रुपया भी नहीं आपसे मांगूंगा, कुछ भी मांग नहीं करूंगा, बस एक मांग करूंगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए ना, जिस दिन भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ लोगों की मदद कर देना जिनको आपकी जरूरत हो उस समय। कभी भी आप ये मत करना कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मदद करने के लिए आप अगर हमेशा तत्पर हैं तो मैं आपको एक सिलेक्शन, आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, वो मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। तो कुल मिला के साथियों चौथे नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या है। तो बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, लेकिन बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो साथियों 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, इसमें बाबर विजय हुआ था। तो पहले युद्ध की तो ये कहानी है। अब बात करें अगर दूसरे युद्ध की, तो दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कहां पर हुआ था साथियों? 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर जीता था और हेमू हारा था। ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। देखिए, अगर बात करें यहां पर आपकी परीक्षा में अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी जो परीक्षा में बनता है वो ये बनता है कि बताइए किसके, यानी कि किसने भारत में सबसे पहले शिलालेखों का आरंभ शुरू करवाया। तो अशोक ने सबसे पहले, यानी कि अशोक के समय में ही सबसे पहले शिलालेखों का आरंभ शुरू किया गया। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। अगर बात करें अशोक के जो लिखित विवरण है वो 14 शिलालेखों का लिखित विवरण है, लेकिन इसमें से जो अशोक का 13वां शिलालेख है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही मैक्सिमम बार पूछा गया है। जो अशोक का 13वां शिलालेख है, बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो इसने 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग पर जो उसने आक्रमण किया था, देखा जाए अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, इसके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो इसकी हृदय परिवर्तित हो गया था, यानी कि इसका दिल बदल गया था, फिर इसका दिल फिर गया था। इसने सोचा था अब युद्ध वगैरह नहीं करना है, अब आराम से एक धार्मिक जीवन बिताना है। तो ये बौद्ध धर्म में फिर चला गया था, यानी कि बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। तो प्रश्न आपसे बनता है कि अशोक किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न आपसे बनता है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। प्रश्न आपसे बनता है कि किसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रारंभ करवाया गया? तो अशोक के शासनकाल में। प्रश्न आपसे बनता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में क्या बात वर्णित की गई है? तो कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन की बात करी गई है। प्रश्न आपसे बनता है कि जो अशोक के शिलालेख थे इसको सबसे पहले किसने खोजा? तो फैनथेलर ने खोजा, लेकिन इसको पढ़ने में कामयाबी विलियम जोन्स को प्राप्त हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यहां पर साथियों लिखा हुआ है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये कलिंग आखिर क्या है? देखिए, कलिंग इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम क्या है? ओडिशा। यानी कि जो वर्तमान समय में ओडिशा राज्य का जिक्र आप लोग बार बार सुनते हो ना, इसको ही प्रारंभ में प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे कम और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर दिया जाएगा और सिलेक्शन की गारंटी इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो को आपको शेयर अगर करेंगे तो साथियों मुझे मालूम पड़ जाता है मेरी ऊर्जा और भी डबल ट्रिपल हो जाती है। और इसी ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूंगा जब तक एक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता। तब तक के लिए वीडियोस को शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो गांधार कला साथियों किसके काल में विकसित हुई ये आपसे पूछा जाए तो कनिष्क के काल में विकसित हुई। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और कनिष्क का काल कौन सा था? कुषाण काल था। इसलिए गांधार कला का काल किस काल में विकसित हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। और किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। अब उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि राइस बाउल किस राज्य को कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात अगर करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को ही चावल का कटोरा अर्थात राइस बाउल कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। केरल की बात करें तो वन स्कूल वन आईएएस योजना कहां शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए दो प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुभूमि विश्व की सबसे विशालतम भूमि है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है।
तो साथियों ये तो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आप सभी लोग देख लीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद मैथ देखेंगे। यहाँ पर साथियों क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, क्या है भाई, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो हमने यहाँ पर सर्किल के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया और इसकी ये क्या है, ये कहा जा रहा है कि कुछ कुत्ते, मान लीजिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये कुत्ते हो गए। ठीक है, ये कुत्ते हो गए। एक और सर्किल बनाया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। ठीक है, देखिए भाई ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बिल्ली हो गई। तो कुछ कुत्ते यानी कि ये इतने कुत्ते जो है ये बिल्ली हो गई, तो इतने कुत्ते बिल्ली हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी बिल्ली शेर है, यानी कि ये बिल्ली है तो ये सभी बिल्ली क्या हो जाएंगी, ये सभी बिल्ली साथियों शेर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, सभी बिल्ली शेर हो जाएंगी। अब उसके बाद कहा गया है कि कथनों के लिए उपयुक्त आरेख चुनिए। तो इस प्रकार का साथियों आरेख आपको कहां पर नजर आ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो कहा जा रहा है कि भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ठीक है भाई, चाय विश्व में भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा और उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा चाय बेचता है। भारत में अधिकांश आबादी चाय की शौकीन है, ये सही होगा, इसमें से एक ही सही होगा। वियतनाम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए भारत का जिक्र चल रहा है इसलिए वियतनाम यहां पर जिक्र आ गया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहां पर श्रीलंका का जिक्र आ गया इसलिए यह गलत हो जाएगा। बात करें यहां पर देखिए भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, तो कहा जा सकता है कि भारत की अधिकांश आबादी चाय की शौकीन है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा भाई, बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। कि कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द आपको ढूंढना है जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर ऑर्नामेंट लिखा हुआ है, तो ऑर्नामेंट यहां पर है या नहीं है ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ORNA, तो ओ ये हो गया, आर आपका ये हो गया, एन आपका ये हो गया, एन ये हो गया, और ना मिल गया। अब मेंट देखते हैं हम लोग, एम ये हो गया, ई ये हो गया, एन आपका कहाँ गया, एन आपका ये हो गया और टी ये हो गया। तो ये शब्द तो बनाया जा सकता है इससे। अब हम लोग इसको देखते हैं, टर्मिनल की अगर बात करें तो TER, ठीक है, TER यहां पर आपको कहीं नजर आ रहा है, तो टी ये हो गया, ई ये हो गया, आर आपका कहाँ है, आर भी यहीं पर है, तो टर हो गया। उसके बाद MINAL, MI ये हो गया, NA ये हो गया, एल आपका किधर गया, एल आपका यहाँ पर है या नहीं है। तो एल मुझे यहाँ पर साथियों नहीं दिख रहा है, तो ये वाला शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें इसका एल नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मिलाकर देख लेना, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और कमेंट सेक्शन के द्वारा बताएंगे क्या प्रैक्टिस सेट और चलाए जाएं साथियों, और मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए लाए जाएं। अगर लाए जाएं तो बिल्कुल भाई आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देंगे मुझे। अब उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है। तो यहां पर देखते हैं साथियों कि हम लोग क्रिएशन यहां पर बना सकते हैं। तो साथियों क्रिएशन बना सकते हैं, CRE कहाँ गया भाई, इसमें ई ही नहीं है, यहाँ पर ई है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है। स्टैटिक देखते हैं, एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया, स्टे हो गया, उसके बाद TIC ये आपका बनाया जा सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों एक सीरीज वाला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर 15 से 31 हुआ है, 31 से 64 हुआ है, फिर 64 से 131 हुआ है। तो क्या यहाँ पर फॉलो हुआ है, बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 15 की गुणा 2 से कराए और प्लस 1 कर दे तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 31 की गुणा अगर 2 से कराए तो 62 हो जाएगा और प्लस 2 कर दे तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी गुणा 2 से कराएंगे तो हमें कितने प्राप्त होगा, 128 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या 3 जोड़े तो हमें 131 प्राप्त होगा। ये वाला तो बिल्कुल भाई प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज यही चल रही है कि सब में 2 2 की गुणा होगी
और फिर 1 प्लस किया, उसके बाद 2 प्लस किया, उसके बाद 3 प्लस किया, तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया। यानी कि इसकी गुणा कराना है सबसे पहले 2 से, फिर किसको प्लस कर देना है, 4 को प्लस कर देना है। तो 131 की 2 से गुणा कराएंगे साथियों, क्या आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 आ जाएगा, यानी कि 266 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि 100 से 52 हुआ है, 52 से 28 हुआ है, 28 से 16 हुआ है, 16 से 10 हुआ है, उसके बाद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि 50 से 52 कैसे हुआ है। देखिए 50 को अगर हम आधा कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 52 हो जाएगा। उसी प्रकार 52 को अगर हम आधा कर दें तो साथियों कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। 26 में अगर हम 2 कर दें तो 28 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 28 को आधा कर दें यानी कि 14, और 14 में साथियों 2 जोड़ दें तो 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 16 को आधा कर दें यानी कि 8, और 8 में 2 जोड़ दें तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्रम यहां पर चलेगा, यानी कि 10 को आधा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो साथियों 7 आता है। तो 7 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों 2 अगले नंबर के प्रश्न हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तुकार का संबंध भवन से है, तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा, संग्रहालय से, पाषाण से, छेनी से या प्रतिमा से। जैसे कि बात करें वास्तुकार जो होता है ये भवन बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार जो होता है वो प्रतिमा तो बनाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बर्फ की बात करें तो शीतलता होती है, यानी कि बर्फ शीतल होता है, ठंडा होता है, यानी कि बर्फ में एक गुण जो होता है वो शीतल होता है, ये इसका एक गुण है। तो पृथ्वी का इसका क्या गुण होता है, क्या भार इसका कोई गुण है, क्या जंगल इसका कोई गुण है, क्या समुद्र इसका कोई गुण है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे साथियों कि रीजन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि REASON को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, SFBTPO लिख सकते हैं। तो THINK को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपसे प्रश्न बनेगा, और इस प्रकार का प्रश्न हर साल बनता आया है। साथियों जो भी एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस है ना, वो मैंने यहाँ पर इस क्लास में आपको दिखाए जा रहे हैं, यानी कि मॉडल पेपर के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस को आपको समझाया जा रहा है जो एसएससी हर बार पूछती है। तो साथियों इन सभी क्वेश्चंस को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें आपको क्या आना चाहिए, A to Z आपको आती होगी, बस लेटर पोजीशन आपको आना चाहिए। जैसे कि ए जो होता है, यानी कि एक जो होता है, ए जो होता है वो पहले नंबर पर आता है, उसी प्रकार बी जो होता है वो दूसरे नंबर पर, और डी जो होता है वो चौथे नंबर पर आता है, उसी प्रकार जेड जो होता है वो 26 नंबर पर आता है, और डब्ल्यू जो होता है वो 23 नंबर पर आता है। अब मुझे तो याद हो चुके हैं, अगर कोई बीच में से भी पूछता है, जैसे कि अगर कोई पूछ ले, के पूछ ले या ओ पूछ ले, तो मैं झट से बता देता हूं, बात करते करते। तो उसी प्रकार से आपको आना चाहिए, तो आधी रीजनिंग आपको आ जाएगी अगर इतना आपको आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि सबसे पहले लेटर पोजीशन देख, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि REASON से ये कैसे बन गया, तो लेटर पोजीशन हम बता सकते हैं। उसके बाद 18 R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, 19 पर आता है, S और O जो आता है वो 15 पर आता है, N आपका 14 पर आता है। उसके बाद बात करें, S आपका 19 पर आता है, F 6 पर आता है, B 2 पर आता है, T 20 पर आता है, और P 16 पर, और O 15 पर आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 18 से 19 हुआ है, यानी कि 1 की बढ़ोतरी हुई है। 5 से यहाँ पर 6 हुआ है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। 1 से यहाँ पर 2 हुआ है, उसी प्रकार 14 से 15 हुआ है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। यानी कि सब में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो टी जो होता है वो 20 पर आता है, तो 21 पर क्या आएगा, अरे भाई 20 पर ये है, 21 पर क्या आएगा, यू आएगा। एच आपका 8 पर होता है तो 9 पर क्या आएगा, आई आएगा। आई आपका 9 पर होता है तो 10 पर क्या आएगा, जे आएगा। एन आपका 14 पर होता है तो 15 पर क्या आएगा, ओ आएगा। के आपका 11 पर होता है तो एल आपका 12 पर आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, एल। तो साथियों ये कहां पर लिखा हुआ है, UIJOL आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो डायरेक्शन
अगर बात करें डायरेक्शन चैप्टर को 1 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्शन। 4 आप सभी की तरफ क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका साथियों पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी आप जैसे कि मान लीजिए अभी एक सेकेंड, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप कभी भी कमरे में बैठे, आप क्या पता आप एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ पर आपकी तरफ, आप तो एक कमरे के अंदर बैठे होंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि उत्तर किधर है, पूरब किधर है। तो बस आपको ये डायग्राम बना लेना है, यानी कि उत्तर ऊपर लिखना है ऊपर की तरफ, और दक्षिण नीचे लिखना है, और अपने सीधे हाथ की तरफ पूर्व लिखना है, और अपने उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम लिखना है। बस इसी हिसाब से आपको डायरेक्शन के चैप्टर को करना है। आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अगर कभी ये कहता है कि उत्तर पूरब, तो उत्तर आपका ये हो गया और पूरब ये हो गया, तो इसका मतलब कहा जा रहा है इधर ले जाने का। अगर पश्चिम दक्षिण कहता है तो इधर ले जाने का, ये भी आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ साथियों। दीपक एक लड़का है, वो 20 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। मान लीजिए दीपक यहां पर खड़ा है, उत्तर ऊपर ही तो होगा, तो 20 मीटर किधर जाता है साथियों, उत्तर की तरफ जाता है। ठीक, हमने चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब एक बार और ध्यान ध्यान दीजिए, बायां जो होता है वो आपका उल्टा हाथ होता है। बायां जो होता है वो उल्टा हाथ होता है, और अगर साथियों दाएं की बात करें, ये आपका सीधा हाथ होता है। तो कहा क्या जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद दीपक फिर वह अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो बायां इधर ही तो मुड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ, तो इधर ये आपका चला दिया गया, और ये साथियों 40 मीटर हमने चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर इधर मुड़ेगा। देखिए बाएं का मतलब इधर चल रहा है, तो इसका उल्टा हाथ किधर होगा, इधर ही तो होगा, इधर तो सीधा हाथ होगा ना। तो ये उल्टी तरफ मुड़ता है अपने, और 20 मीटर फिर चलता है, तो 20 मीटर हमने दोबारा से चला दिया इसको। इसके बाद वह भाई, अब यहां पर तो क्वेश्चन भाई मिट गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूछा जा रहा होगा कि इसके बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थान से, यानी कि इस स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है साथियों, 40 मीटर की दूरी पर है, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि अपने, यानी कि वो जो यहां पर आ गया है, वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु किस तरफ है ये पूछा जाएगा। तो साथियों शुरुआती बिंदु किस तरफ है, पूरब की ही तरफ तो है। तो इसलिए आपको आंसर लगाना है कि 40 मीटर और पूरब। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन टेस्ट यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। तो सोनिया एक लड़की है, सोनिया एक लड़की है, वो अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली, तो 4 हमने इसको चला दिया। तब वह बाएं मुड़ी, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ी, और 6 किलोमीटर चली, हमने चला दिया। फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, तो 4 किलोमीटर हमने इधर इसको चला दिया। फिर वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको जो दूरी तय करना है साथियों, वो इसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे भाई याद करेंगे। तो देखिए 4 ये है ना, तो 4 हम इधर मान लेंगे, क्योंकि ये और ये बराबर होती है, ये ऊपर वाली। ठीक, तो हमने इसको 4 मान लिया। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी ये 8 हो जाएगी। ये 6 है, तो साथियों ये भी 6 हो जाएगी, हमने इसको 6 मान लिया। अब आप सभी को मालूम होगा कि अगर इधर की दूरी 6 है और इधर की दूरी 8 है, तो कैसे क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करना है ना। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई का हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 2 64 हो जाएगा, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, टोटल मिला के 100 आ जाएगा। स्क्वायर लगा है, अंडर रूट चढ़ेगा, तो साथियों के का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि इसकी साथियों जो होगी वो कितनी होगी, 10 कह सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे साथियों मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। जिस प्रकार से रीजनिंग मैंने आपको आसानी से पढ़ा है, उसी प्रकार मैथ भी चुटकियों में आपकी समझ में आएगी। देखिए भाई, एक्स के जहां पर भी का लिखा हो, के लिखा हो, तो वहां पर का मतलब होता है गुणा का निशान लगाना है आपको। जैसे कि 48 के 12%, तो 48 गुणा 12%, ये आपने अगर ध्यान कर लिया तो ये आंसर आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए एक्स के 16%, तो एक्स के का मतलब गुणा 16, और प्रतिशत लगा है तो बटे में हमें 100 लगाना पड़ेगा हमेशा।
का मान 48, यानी कि अब हम क्या कर लेंगे बराबर, यानी कि इसका मान जो है कहा जा रहा है कि वो 48 के का मतलब गुणा 12% है, तो नीचे 100 लगा देंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि x का 16% का मान जो है वो 48 के 12% के मान के बराबर है, यानी कि ये बराबर का ही तो निशान लगा है, बराबर है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ये जो वैल्यू है साथियों ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। कभी भी आपके बराबर अगर ऐसा निशान हो और ऊपर नीचे साथियों दो नंबर ऐसे ऐसे लिखे हों तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर की गुणा इससे हो जाती है, यानी कि ये 100 आपका गुणा में इधर चला जाएगा। और बात करें अगर ये जो 16 है ये गुणा में साथियों नीचे आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर सिर्फ x बचेगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करना है साथियों और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली बात करें, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। 12 तिया कितने होते हैं साथियों, 36 होते हैं। ये किसका मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। तो 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है, 815 हो जाती है। और वही धनराशि 4 वर्षों में 854 हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 वर्षों में तो 815 हो जाती है और 4 वर्षों में 854 हो जाती है। तो अगर 815 का और 854 का डिफरेंस निकाले, अंतर निकाले, तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो सकता है क्या, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 854 ऊपर 815 नीचे, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा साथियों 9 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 39 बचेगा। ये हमें क्या मिला, ये हमें एसआई मिला जो कि 1 वर्ष का एसआई मिला हमें ये। ठीक, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कहा गया है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज पर जो धनराशि है वो 815 है। तो 3 वर्ष का अगर हम इस 1 वर्ष का है इसको 3 वर्ष का बनाए तो कितना बन जाएगा, देखिए 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 117 जो है वो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर हमें यहाँ पर धनराशि हमारे पास कितनी है, 815 है। ये 815 क्या क्या है, इसमें धनराशि भी है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी है। तो हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है, 117 है। तो क्यों ना अगर हम इसमें से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अर्थात 117 माइनस कर दें तो हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी। और वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि धनराशि कितनी है। तो 815 में से साथियों आपको क्या माइनस करना है, 117 माइनस करना है। तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। 80 में से अगर बात करें साथियों कितना ज्ञात कर लें, 11 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 69 बच जाएगा। तो 698 आपका आंसर आपके समक्ष आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदते हैं। आप है, मान लीजिए आपने 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 15% के नुकसान पर उसे बेच दिया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 15% नुकसान पर बेचेंगे तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि 85% पर आप बेचोगे। 85% आप पर बेचोगे। मान लीजिए 1000 की कोई चीज़ है और आप उसे 50% नुकसान पर बेच देते हो तो 50% पर ही तो बेचोगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो कितने बेचोगे, 500 में बेचोगे। ये एक एग्जाम्पल था। अब देखिए इसको, 1400 रुपए की कोई चीज़ है, 15% के नुकसान पर बेचोगे यानी कि 85% पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका आपके सामने। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब कुछ नहीं कराना है, 85 की गुणा साथियों 14 से कराना है और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएंगे, 33 34 आपका हो जाएगा। और ये 85 जैसे का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 1190 में बेचेंगे। 1190 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने देखे मैथ के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामान्य
ज्ञान के, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन साथियों इस मॉडल पेपर में मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको जो कराऊंगा, मॉडल पेपर आपको कराऊंगा, उसमें जरूर साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। तो बस आप सभी लोगों का साथियों अगर प्यार बना रहेगा तो इस चैनल के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। जो कंटेंट आपको दिया जाएगा डिक्टो वही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो यही सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, तो सारा कुछ जानकारी साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जो भी आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका एनालिसिस होगा, तो एनालिसिस के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। अब आपसे बस साथियों यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।